हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर और हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, आपकी तैयारी राजस्थान सीईटी की बहुत ही बेहतर चल रही होगी। उसी के क्रम में मैं आपके लिए भारतीय भूगोल का जो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है वो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, ये सारे के सारे PYQ क्वेश्चंस हैं जो कि परीक्षा में रिपीटेड होते रहते हैं। आपकी SSC, RRB और राजस्थान सीईटी के लिए अति महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे PYQ की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमारा जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का, उसको देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय सीमा जो ग्रीनविच जो रेखा है उसके माध्य समय से कितने पीछे या आगे रहती है। जो भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय माध्य समय से कितने आगे या पीछे रहता है। तो देखिए, वो है जो भारतीय मानक समय जो ग्रीनविच रेखा है, वो हमारे जो ग्रीनविच रेखा का जो मानक समय है उससे 5 घंटा 30 मिनट क्या रहती है, आगे रहती है। जो कि मैं ये क्वेश्चन मैं आपको पहले प्रैक्टिस नंबर 1 और 2 में ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन के साथ करा चुका हूँ। तो दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है 82.85 डिग्री पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिए, भारत की जलवायु पर प्रभाव डालता है। यह भारतीय मानक समय सीमा का निर्धारण करता है। इस देशांतर के पास इलाहाबाद स्थित है तथा यह भारतीय रीति रिवाजों पर प्रभाव डालता है। तो दोस्तों, ये जो क्या है, जो भारतीय जो मानक समय सीमा है उसका क्या करता है, मानक समय का क्या करता है, निर्धारण करता है। जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो क्या करता है, भारतीय मानक समय सीमा का निर्धारण करता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर देखें कि हमारे जो भारतीय राज्य हैं वो कितने राज्य हैं जिनकी सीमा किससे, म्यांमार से लगती है। तो दोस्तों देखिए, हमारे म्यांमार को अरुणाचल प्रदेश की लगती है। अरुणाचल प्रदेश के बाद देखते हैं हमारा जो नागालैंड है उसकी लगती है। उसके बाद मणिपुर की लगती है और किसकी लगती है, उसके बाद लगती है हमारी मिजोरम की। तो हमारे जो 4 राज्य हैं उनकी क्या लगती है, उसकी सीमा म्यांमार से लगती है। अब देखिए, यहाँ पर असम दिया हुआ है, उसकी यहाँ पर समय जो है वो यहाँ पर नहीं लगती है। जो मिजोरम की जो असम की सीमा है वो किससे नहीं लगती है, म्यांमार से नहीं लगती है असम। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जबकि म्यांमार की मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश तीनों से इसकी सीमा लगती है और किससे, नागालैंड से भी इसकी सीमा लगती है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। देखिए, भारत के जो कितने राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं वो हैं भारत के 5 राज्य हैं। देखिए, एक पहला है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद आता है हमारा यूपी के बाद आता है हमारा बिहार, यूपी के बाद आता है हमारा बिहार के बाद आता है हमारा, देखिए कितने क्या हो गया, हमारा हो गया उत्तराखंड, हो गया यूपी, हो गया बिहार, हो गया एक है हमारा पश्चिमी बंगाल। और उसके बाद है हमारा एक और जो 5वां है हमारा वो है सिक्किम। जो भारत के 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, क्या है, नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भारत के जो 5 राज्य हैं वो नेपाल के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। उनमें पहला उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम हैं। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है। जो कुल्लू घाटी है वो किसके बीच स्थित है। तो देखिए, जो कुल्लू जो घाटी है वो है धौलाधार और पीर पांजाल के मध्य स्थित है। इसके लिए देखिए, और ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। जो हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू ज़िला है उसमें किसके नदी के किनारे है, ये है कुल्लू घाटी है जो है ये है ब्यास नदी के, क्या है, ब्यास नदी के किनारे है कुल्लू घाटी। और देखिए, कुल्लू घाटी को क्या कहा जाता है, कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। देवताओं की क्या कहा जाता है, घाटी भी कहा
जाता है। तो देखिए हमने कुल्लू घाटी के बारे में क्या देखा। जो कुल्लू घाटी है, जो कुल्लू घाटी है किस किस के बीच में है? धौलाधार और पीर पांजाल के बीच स्थित है। कहाँ स्थित है? जो हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू जो ज़िला है उस वहाँ पर ये स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है या किस नदी के किनारे विस्तृत है? ब्यास नदी के किनारे विस्तृत है। और देवताओं की घाटी किसको कहा जाता है? कुल्लू घाटी को ही देवताओं की घाटी कहा जाता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है हमसे कि जो कुल्लू घाटी इनकी पर्वत श्रेणियों यानी जो पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। जो कुल्लू घाटी कौन कौन सी जो पर्वत श्रेणियाँ हैं या पर्वतमालाएँ हैं उनके बीच स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? धौलाधार और पीर पांजाल। जो इसको मैंने अभी आपके लिए समझाया था। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। क्या है? ब्यास नदी के किनारे है। और इसको क्या कहा जाता है? कुल्लू घाटियों को देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी मैदानों की जो मृदा है वो सामान्यतः कैसे बनी है? तो वो बनी है तलोचन द्वारा। क्या है? तलोचन द्वारा। और जो भारत का उत्तरी मैदान का निर्माण है जो नदियों द्वारा लाए गए क्या निक्षेपित मलबे से हुआ है। उत्तरी मैदान की मृदा क्या है? जो भारत का जो उत्तरी मैदान है उसका निर्माण क्या है? जो निक्षेपित क्या है? निक्षेपित नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपित मलबे से क्या हुआ है? उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है कि कपास उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी है। जो कपास है उसके उत्पादन के लिए सबसे जो अच्छी या सबसे बेस्ट मृदा है वो कौन सी है? देखिए इसको क्या कहते हैं हम? ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी या काली लावा मिट्टी। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए काली मिट्टी की जो एक विशेषता है वो कौन सी विशेषता है? काली मिट्टी की एक विशेषता है इसकी जल धारण क्षमता। एक तो इसकी जल धारण क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। दूसरी बात इसमें क्या है? वायु संचरण भी अधिक होता है। क्या होता है इसमें? वायु संचरण क्या होता है? अधिक होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन के तहत हमने दो चीज़ जानी कि कपास उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मृदा है काली लावा मिट्टी। अब इसकी विशेषता भी पूछ लेता है तो उसकी विशेषता क्या है? जल धारण क्षमता इसकी अधिक होती है और वायु संचरण क्या होता है इसका? अधिक होता है। हमारा देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि जो गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्नतम जो है वो दाब रहता है। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमोत्तर भारत। देखिए 21 मार्च जब 21 मार्च के बाद जब सूर्य जो उत्तरायण होता है, जब सूर्य का क्या होता है? जब सूर्य का उत्तरायण होता है तो भारत में क्या है? गर्मी बढ़ने लगती है। और मध्य जून जब आता है तो गर्मी क्या आ जाती है? बढ़ने लग जाती है। मध्य जून तक मध्य जून तक गर्मी क्या है? बेहद बढ़ जाती है। जिसके कारण जो पश्चिमोत्तर भारत एवं जो पाकिस्तान है उसमें निम्न दाब क्षेत्र क्या हो जाता है? निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप में से किसके कारण आकर्षित होती हैं? जो वो उपमहाद्वीप में किसके कारण आकर्षित होती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम भारत में कम वायुदाब होने के कारण। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो देखिए गोदावरी जो नदियाँ में हरी उसको क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। इसके अलावा अगर इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम होता है नागपुर महाराष्ट्र के क्या त्र्यंबकेश्वर से। क्या? नागपुर महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। और इसके बारे में एक बात और है कि यह भारतीय जो प्रायद्वीप है, भारतीय प्रायद्वीप की क्या है? सबसे लंबी नदी भी क्या है? गोदावरी है।
अब देखिए हमने यहाँ से हमारे जो गोदावरी नदी है इसके बारे में कितने क्वेश्चन हल कर लिए। देखिए दक्षिण गंगा क्या है, गोदावरी। गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। इसका उद्गम नागपुर महाराष्ट्र के क्या होता है, त्र्यंबकेश्वर से होता है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। और भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो कौन सी है, वो भी गोदावरी है। तो देखिए हमारे कितने क्वेश्चन यहाँ से हल हो गए हैं। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए अभी बात की थी मैंने नासिक महाराष्ट्र, मैंने इसकी अभी बात की थी नासिक महाराष्ट्र की। नासिक महाराष्ट्र कहाँ है, एमपी सॉरी महाराष्ट्र, एमएच यानी महाराष्ट्र में है नासिक। और ये किस नदी के किनारे है, गोदावरी। तो देखिए जब यहाँ पर नासिक महाराष्ट्र की बात हो ही रही है और गोदावरी नदी की बात हो रही है तो यहाँ पर बात कर लेते हैं हम कुंभ मेले की बात। तो देखिए नासिक महाराष्ट्र और गोदावरी नदी के किनारे क्या होता है, कुंभ का मेला लगता है। देखिए पहला मेला हमारा नासिक महाराष्ट्र में हो गया, कुंभ गोदावरी नदी के किनारे। दूसरा जो कुंभ का मेला होता है वो होता है प्रयागराज, जिसको हम इलाहाबाद कहते थे, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर। तीसरा देखें हम तो तीसरा होता है उज्जैन में, उज्जैन एमपी। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और जो हमारा चौथा है हमारा चौथा क्या है, हरिद्वार, गंगा नदी के किनारे। कहाँ पर, उत्तराखंड में। देखिए नासिक किस नदी के किनारे है, गोदावरी। नासिक में ही कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। भारत में 4 जगह कुंभ मेला लगता है, जिसमें से ये पहला हो गया नासिक गोदावरी, प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती, उज्जैन क्षिप्रा नदी और हरिद्वार गंगा नदी के किनारे। देखिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें थोड़ा हमारा मिस प्रिंटिंग हो गया है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि किस भारतीय राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ किस भारतीय राष्ट्रीय उद्यान में वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। मतलब किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। तो यह कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है। जो वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित है। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि खेती जूम विधि का व्यवहार हुआ करता है। जो कौन से प्रदेश में जो झूमिंग खेती का व्यवहार है वो हुआ करता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, नागालैंड। हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर नागालैंड हो जाएगा। जो झूमिंग विधि की जो खेती है, ऐसी जो खेती है वो होती है हमारी सारे के सारे जो पूर्वोत्तर जो भारत है, जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है वहाँ पर ये क्या होती है, झूमिंग कृषि की जाती है। पूर्वोत्तर भारत में होता है हमारा नागालैंड। तो नागालैंड क्या हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है झूम है। झूम क्या है, झूम एक खेती का क्या है, प्रकार है। देखिए एसएससी सीपीओ 2012 में पूछा गया सवाल, जिसको हम फूंक से ही उड़ा दें ऐसा सवाल है, सीधा सीधा हमारा लिए जो ये क्वेश्चन दिया था। और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में होता है। जो कौन सा खनिज है जो केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में होता है। तो देखिए लौह एस, ऑप्शन सी क्या होगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्योंकि अगर हम लौह एस की बात करें तो लगभग ये 83.4 मिलियन टन का उत्पादन यहाँ से होता है केरल से। और अगर हम मेंजोएट की बात करें, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये होता है लगभग 1.90 मिलियन टन। ग्रेफाइट की बात करें 1.43 मिलियन टन। और अगर हम सोने की बात करें तो ये होता है लगभग 26 मिलियन टन। कितना है, लगभग 26 मिलियन टन होता है। तो दोस्तों
राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लौह अयस्क, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सर्वाधिक इसका क्या है, प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है या पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है। जो अब्रक का सबसे बड़ा भंडार है वो कहाँ है। तो देखिए क्वेश्चन 2008 में पूछा गया था हमसे, तब था इसका राइट आंसर क्या था, भारत था। लेकिन वर्ष 2015 में या इसके बाद में जो अब्रक उत्पादन में क्या है, ब्राज़ील का क्या है, प्रथम स्थान है। यानी सबसे बड़े भंडार कहाँ हैं, ब्राज़ील में स्थित है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। जो टिहरी बांध है उसका निर्माण भागीरथी नदी पर किया गया है। अगर हम टिहरी बांध के बारे में बात करें तो देखिए ये भागीरथी नदी कहाँ है, टिहरी बांध और भागीरथी कहाँ पर कहाँ पर है, उत्तराखंड में। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में बना हुआ है। और अगर हम इस टिहरी बांध की लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 275 मीटर। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 260.5 मीटर के करीब इसकी क्या है, लंबाई है। और अगर चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई है लगभग 275 मीटर। और ये भारत का क्या है, सबसे ऊंचा बांध। भारत का क्या है, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। और अगर गुरुत्वीय बांध की बात की जाए, भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध तो वो है भाखड़ा नागल। क्या है वो, भाखड़ा नागल। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जो है, टिहरी जल विद्युत कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। अब देखिए टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है, जो हमारा टिहरी बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है, भागीरथी नदी पर। तो ये जो जल विद्युत कॉम्प्लेक्स किस नदी पर होगा, वो भी भागीरथी नदी पर ही होगा। SSC CPO 2009 में पूछा गया सवाल है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित का क्या करना है, हमें मिलान करना है। देखिए तिरुचिरापल्ली है वो नंबर 3 के साथ चला जाता है। हमारा अगला देखते हैं, जो विशाखापट्टनम है वो कहाँ जाता है, जहाज जो निर्माण होते हैं विशाखापट्टनम में होते हैं। अब जो हमारा आवड़ी है वो चला जाता है टैंक फैक्ट्री के साथ में, टैंक फैक्ट्री। और जो हमारा बचता है कौन सा, चितरंजन, वो क्या है, लोकोमोटिव। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो ए है वो 3 है, A3 किस में है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो कांडला पोर्ट कहाँ स्थित है। कांडला पोर्ट या कांडला बंदरगाह है वो कहाँ पर स्थित है, वो है कच्छ की खाड़ी, कहाँ, कच्छ की खाड़ी गुजरात में कहाँ है, स्थित है। और ये पश्चिमी घाट का क्या है, महत्वपूर्ण बंदरगाह है। देखिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है। जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है इसको कहाँ स्थित है, ये मुंबई में स्थित है। और इस बंदरगाह के बारे में एक बात कही जाती है कि यह भारत की क्या है, सबसे बड़ी कृत्रिम एवं आधुनिक क्या है, बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है ये भारत का कृत्रिम एवं आधुनिक क्या है, बंदरगाह है। और ये कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, जन्म दर मापती है एक वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या प्रति 1000 आबादी, यानी 1000 आबादी पर एक वर्ष के दौरान जन्मों की जो संख्या है वो क्या कहलाती है, जन्म दर कहलाती है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजाति आबादी का जो संकेंद्रण है वो सबसे अधिक है। जो निम्नलिखित में से
यानी वर्ष 2000 जनगणना के अनुसार क्या है, एमपी मध्य प्रदेश वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार क्या होगा, एमपी। और अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो होगा महाराष्ट्र, और अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो होगा ओडिशा। क्या होगा, ओडिशा। पहला होगा एमपी, दूसरा होगा महाराष्ट्र, तीसरा होगा ओडिशा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है। 2011 जनगणना के अनुसार क्या है, हमारा समुदाय क्या है, भील है, और दूसरे नंबर का क्या है, गौड़ है। पहले नंबर पर क्या आता है, भील आता है, और दूसरे नंबर पर क्या आता है, गौड़ आता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। अब देखिए भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गौड़। लेकिन पहले नंबर, अब देखिए ये 2010 तक तो थी गौड़, और जब 2011 की जनगणना हुई, 2011 जनगणना के बाद क्या हो गया, भील हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, भील हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस समुद्री पार्क को घोषित किया है। जो मूंगे की चट्टान संरक्षण के लिए जो भारत सरकार ने क्या किया है, कच्छ की खाड़ी। हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, कच्छ की खाड़ी को समुद्री पार्क घोषित किया गया है। इसको कब घोषित किया गया, 1982 में, और समुद्र पार्क के रूप में लगभग 110 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को क्या किया गया था, घोषित किया गया था। देखिए मूंगे की जो चट्टान है उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किसे समुद्री पार्क घोषित किया, कच्छ की खाड़ी को। कब घोषित किया, 1982 में। कितने क्षेत्र को, लगभग 110 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को। हमारा बढ़ते हैं, भारत यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की सूची में नवीनतम संयोजन है। देखिए 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2007 में कौन सा किया गया था, लाल किला इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे। इसको छोड़ते हैं, चलो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तक। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जो पर्वतीय स्थल है इसका वज्रपात नाम क्यों है, क्योंकि अधिक मात्रा में वर्षा और तूफान होने के कारण, क्या, वर्षा और तूफान के कारण इसको द लैंड ऑफ, दार्जिलिंग को क्या बोलते हैं, द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम बात करें कि ये कहाँ है, तो ये कहाँ है, ये पश्चिमी बंगाल, कहाँ है, ये पश्चिमी बंगाल में स्थित है। अब देखिए पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है, कौन सा है, वो दार्जिलिंग है। यहाँ पर सर्वाधिक जो वर्षा और तूफान के कारण यहाँ पर वज्रपात स्थल के नाम से जाना जाता है। इसको द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है, और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी जो है भारतीय भूगोल की जो हमारा भारतीय भूगोल का जो प्रैक्टिस सेट है वो यहीं पर ख़त्म होता है। तो दोस्तों मैं यही आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रैक्टिस सेट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें तथा इसको शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको हमारे ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और भी हमारी क्लासें देखने को मिलेंगी हमारे चैनल पर। जो है हमारे चैनल पर राजस्थान, सीईटी, एसएससी और आरआरबी संबंधित सभी जो क्लासें हैं, लगभग धीरे धीरे सभी क्लासें हम क्या है यहाँ पर लाना शुरू कर देंगे। अभी से हमारे कुछ ही सब्जेक्ट की जो हैं क्लासें चल रही हैं। तो दोस्तों आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हम सभी आप मिलकर क्या ले सकें, सिलेक्शन ले सकें। तो दोस्तों इसी के साथ आपका धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो को देखा। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, कुछ अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें।
इसी के साथ धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले हमारे भारतीय भूगोल के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। धन्यवाद।